देखो, बात जब फिक्स रिटर्न की आती है तो मन में एक ही ऑप्शन आता है, एफडी। लेकिन एफडी की सबसे बड़ी समस्या है कि भैया रिटर्न बड़ा छोटा है, और आजकल तो और कम हो गया, 5.5%, 6% मिलता है। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं 8%, वो भी सरकारी गारंटी वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम में बात करने की। आज हम बात करेंगे आरबीआई के द्वारा सेविंग बॉन्ड। ये क्या है सेविंग बॉन्ड, आज जरा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। इसका नाम है, देखो, आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। यहां पर चूंकि ये आरबीआई का बॉन्ड है, और तो आपको आरबीआई गारंटी भी देती है कि भैया हम फिक्स रिटर्न आपको देंगे। हाँ, ये फिक्स रिटर्न हर 6 महीने पे रिवाइज हो सकता है। किन कंडीशन पे रिवाइज हो सकता है वो भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि आरबीआई का है, सरकारी है, तो आप इस पर एफडी से कहीं ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि एफडी में तो बैंक 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है कि मतलब 5 लाख तक का कुछ हो गया भैया 5 लाख का तो हम कवर दे देंगे, उसके ऊपर की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन चूंकि यह सरकारी है तो 5 लाख हो या 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, भैया पूरी गारंटी सरकार की होती है इसमें। ठीक है, तो नाम क्या है इसका, आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। क्या है ये? अच्छा, बॉन्ड क्या है पहले ये समझा देता हूं। बॉन्ड होता है सर, जब सरकार को या किसी प्राइवेट कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या एक्सपेंशन करने, कुछ भी करने के लिए, तो प्राइवेट कंपनी या सरकार मार्केट में एक पेपर रिलीज करती है। पेपर रिलीज करने का मतलब सरकार ये कहती है, अगर जैसे हम आरबीआई की बात कर रहे हैं तो आरबीआई ये कहती है कि मैं आपको इतने % का इंटरेस्ट दूंगी, भैया हमको इतना पैसा तुम दे दो। अब इतना पैसा मतलब आपकी मर्जी, आप लाख देना चाहो, करोड़ देना चाहो, जितना भी देना चाहो, आरबीआई आपको एक पेपर देती है जिसपे लिख के देती है कि इतना % हम तुमको इंटरेस्ट देंगे। और आरबीआई लिख रही है तो सरकार लिख रही है, ये समझ लो आप। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड है जिसे आरबीआई भारत सरकार की ओर से इशू करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, हर 6 महीने पे एनएससी रेट के आधार पर बदलती रहती है। अच्छा, अब हम इंटरेस्ट रेट पर आते हैं। यहां पर आपके कान खड़े होंगे, फिक्स नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता तो कम हो जाता है। आऊंगा इस पर जरा डिटेल में। फिलहाल ये समझो इसके इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन क्या है। एनएससी रेट जो भी चल रहा है, एनएससी होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी सरकार का एक सर्टिफिकेट, आप इस पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हमने इस पर भी वीडियो किया हुआ है, आप सर्च करोगे ना, 9 सरकारी स्कीम पर हमने बात करा है, वहां पर हमने इसका भी जिक्र करा है। तो एनएससी का जो भी रेट सरकार अभी तय करा है उससे 0.35% एक्स्ट्रा ही आपको यहां पर आरबीआई के इस बॉन्ड में मिलता है। तो आप एनएससी के सर्टिफिकेट चूज करने से फिर तो यही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर ऑलवेज एनएससी का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उससे प्लस करके ही 0.35% ऐड करके ही आपको मिलता है। तो इस वक्त का जो इंटरेस्ट चल रहा है वो 8.05% चल रहा है। और एफडी का इंटरेस्ट ज्यादातर बड़े बैंकों में आप जाओगे तो 6% के आसपास, 6.5%। एनबीएफसीज में गए तो 7-8 हो सकता है, लेकिन एनबीएफसी फिर रिस्क वहां पर बड़ा हो जाता है, और यहां पर रिस्क आरबीआई का है, सरकार का है, तो रिस्क कुछ भी नहीं है। ठीक। अच्छा, अभी आगे बात करने वाले हम 13% फिक्स रिटर्न देने वाले बॉन्ड की भी। अभी तो हम 8% की बात कर रहे हैं ना, लेकिन अभी आगे बात करेंगे जहां 13% फिक्स्ड। अच्छा, वहां फ्लेक्सिबल भी नहीं है, जैसे हमने यहां बोला ना कि फ्लेक्सिबल हो सकता है, हर 6 महीने पे बदल सकता है। इस वाले केस में तो बदलने की भी कोई गुंजाइश नहीं है, फिक्स रहेगा ये। तो इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मेन पॉइंटर्स ये आरबीआई के बॉन्ड का क्या है। 8.05% हर साल मिलना है भैया। इंटरेस्ट पेमेंट हर 6 महीने पर अपने आप बैंक में आ जाता है, यानी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई सरकार का फिक्स डेट है। इस डेट को बैंक में अपने आप जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा अपने आप आ जाएगा। अच्छा, ये हर महीने इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम नहीं है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली स्कीम है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो 7 साल के लिए लॉक भी हो जाता है, मतलब 7 साल से पहले आप उसको निकाल भी नहीं सकते, और अगर 7 साल से पहले निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी, सो अलग। ठीक, तो 7 साल का माइंडसेट अगर आपका है कि 7 साल से पैसे हमको नहीं चाहिए, तो मैं तो तभी कहूंगा कि तभी आप इसमें आना, अदरवाइज इसमें मत आइए। ठीक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से शुरू हो सकता है। 1,000 रुपए से वन टाइम, मतलब 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप जितने भी सरकारी स्कीम्स देखोगे जिसमें सरकार वादा करती है रिटर्न का, मैक्सिमम में आपको लिमिट मिलेगी, अपर लिमिट। किसी में 1.5 लाख से ऊपर नहीं, किसी में कुछ से ऊपर नहीं। कारण क्या है भैया, 8% अगर कोई इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो ये बहुत हाई रिटर्न है। 8% फिक्स बोलने का मतलब ये बहुत ज्यादा हाई रिटर्न है। और इतना ज्यादा अगर हाई रिटर्न है तो जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले पूंजीपति लोग होते हैं, सब इसी में आकर के ना कर दें। तो अच्छा, इस वाले बॉन्ड में ये अच्छी बात यह है कि यहां पर आरबीआई की गारंटी होने के बावजूद अपर लिमिट नहीं है। पैसे वाले लोगों के लिए ये अच्छा खासा मौका है। क्यूमुलेटिव ऑप्शंस
नहीं है। क्यूमुलेटिव ऑप्शंस कहने का मतलब आपका ब्याज अपने आप वो भी ब्याज कमाए, क्योंकि चूंकि हर 6 महीने पे 1 जनवरी और 1 जुलाई मैंने बोला, हर 6 महीने पे जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो इंटरेस्ट अमाउंट अपने आप आपके बैंक में आ जाता है, तो आपके इंटरेस्ट अमाउंट को कंपाउंड होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन आप कंपाउंड कर सकते हो, आगे जुगाड़ भी बताऊंगा, वो जुगाड़ भी है। लेकिन फिलहाल चूंकि इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं तो इस बॉन्ड में वो कंपाउंड होने का मौका नहीं मिलता है इंटरेस्ट को, तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, अभी इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं अगर नहीं समझ में आया तो। प्री मैच्योर विड्रॉल नॉर्मली इन्वेस्टर्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सीनियर सिटीजन अगर हैं 60 साल से ऊपर के लोग तो हल्की सी पेनल्टी देकर के वो विड्रॉ कर सकते हैं। टैक्स, जो भी आप इंटरेस्ट कमाओगे उस इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा, आपके प्रिंसिपल पर कोई टैक्स नहीं होता। लेट्स सपोज आपका प्रिंसिपल अगर 1 लाख रुपए है तो इस 1 लाख रुपए पर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपने 10,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट कमाया है तो उस इंटरेस्ट पर आपको टैक्स लगता है। लेकिन अप टू 10,000 तक एक साल में अगर 10,000 ही इंटरेस्ट आपने कमाया है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा किसी भी तरह का कुछ भी। ठीक, कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, हाँ अच्छा सॉरी, कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? भारतीय नागरिक हो तो भैया कर लो, HUF अकाउंट है तो आपका कर लो, NRI को अलाउड नहीं है ये। अब सवाल आता है कहां जाकर के इन्वेस्ट करना है भैया, तो किसी भी नेशनलाइज बैंक में चले जाना या इन बड़े बैंकों में भी आप जा सकते हो, यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं कि आरबीआई रेपो रेट कब घटाती है और कब बढ़ाती है। अभी ऊपर हमने बात किया ना, फ्लेक्सिबल होता है, आरबीआई घटा भी सकती है बढ़ा भी सकती है। तो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड पहले आप समझ लो, उसके बाद हम रीजन पर आते हैं। पिछले 5 साल में अगर आप देखो, कोविड के टाइम पे मार्च 2020 के टाइम पे आरबीआई का रेपो रेट 4.40 था। आज अगर आप देखो तो 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 5.25% के आसपास है, लेकिन बीच में ये 6.5% तक गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए अगर 2020 से लेकर 2025 तक का डेटा, तो ये रेपो रेट बढ़ा ही है। देखो हमारे देश में ना महंगाई हर साल बढ़नी है, ये तो तय है, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है महंगाई के अकॉर्डिंग रेपो रेट को एडजस्ट किया जाता है। महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो रेपो रेट आपको फिर बढ़ावा मिलेगा, महंगाई कम है तो रेपो रेट घटता है। तो हम उस देश में रहते हैं जहां आपको पता है कि महंगाई बढ़नी ही बढ़नी है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि लंबे समय में रेपो रेट भी बढ़ता ही है। जैसे आप यहाँ पे 5 साल का अगर आप डेटा देखोगे, हालांकि यहां से देखोगे 650 तो गिरा है, लेकिन 5 साल में अगर आप देखोगे तो 5 साल में रेपो रेट बढ़ा ही आपको मिलेगा पिछले 5 साल के हिसाब से। अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई रेपो रेट क्यों घटाती है बढ़ाती है। बेसिकली सारा हिसाब किताब देखो महंगाई का है, महंगाई बढ़े और घटे तो महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई या तो रेपो रेट घटा देगी या फिर बढ़ा देगी। और आरबीआई जब रेपो रेट घटाती बढ़ाती है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, माइनर नंबर हो गए। 25 पैसा देखो 6.5 था, 6.25 हुआ, या तो घटेगा तो 25 पैसा घटाएगी या 25 पैसा बढ़ाएगी, तो बहुत इसके आसपास ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि आरबीआई किन कंडीशन पे करती है। अब आते हैं हम 13% फ्रॉम डे 1। अगर आपको ऐसे बॉन्ड चाहिए जो 13.5% तक फिक्स रिटर्न दे दे, वो भी पहले दिन से, और जिसमें आरबीआई के रेपो रेट बदलने का भी टेंशन ना हो, तो यहां काम आता है पैसा बाजार। एक ही जगह पर आपको मिलेंगे सेबी रेगुलेटेड बॉन्ड्स, अलग अलग इश्यूअर्स के, अलग अलग रेटिंग्स के, अलग अलग टेन्योर्स के। बॉन्ड्स की रेटिंग के बेस पर आप चूज कर सकते हो। हायर रेटिंग वाले माने जाते हैं, ज्यादा सेफ माने जाते हैं, लेकिन रिटर्न्स उसमें थोड़े कम एक्सपेक्ट करोगे आप। लोअर रेटिंग वाले थोड़े ज्यादा रिस्की माने जाते हैं, लेकिन रिटर्न्स भी उसमें ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब चूज आप इन रेटिंग्स के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। इन बॉन्ड्स पर आपको लगभग 9% से 13.5% तक के फिक्स रिटर्न मिल सकते हैं। बस कंपेयर करो और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन है, बिना किसी बैंक के चक्कर लगाए। एक और बात, अगर आपने फॉर्म 15G और 15H सबमिट किया है तो टीडीएस भी नहीं कटेगा। और इन्वेस्ट करने से पहले बस केवाईसी और पैन वेरीफाई जरूर कर लेना, प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाता है इसकी वजह से। तो अगर एफडी से ज्यादा आपको रिटर्न चाहिए, मार्केट का झंझट नहीं चाहिए, तो बॉन्ड्स एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और पैसा बाजार पर जाकर आप इनको आराम से एक्सप्लोर, कंपेयर और इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, मार्च के आखिर में पैसा बाजार CPL 2.0 लॉन्च कर रहा है। बस ऐप डाउनलोड करो, अपना क्रेडिट स्कोर आप चेक करते रहो, जितनी मर्जी उतना करते रहो, और इसके साथ आपको अश्योर्ड रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। तो आज ही पैसा बाजार के थ्रू अलग अलग बॉन्ड्स एक्सप्लोर कीजिए। जेन्युइन लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है।
अब आते हैं इस बॉन्ड का बेस्ट पार्ट क्या है। इस बॉन्ड का मतलब आरबीआई के बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। 5 कारण बताता हूं इस बॉन्ड का बेस्ट पार्ट क्या है, वर्स्ट भी बताऊंगा, खराब चीजें इसमें क्या है, दिक्कतें क्या है। 100% सॉवरेन गारंटी। सॉवरेन गारंटी कहने का मतलब सरकार की गारंटी है। 1 करोड़ चाहो डालो, 10 करोड़ जाओ यहां डालो, यहां पर सरकार की गारंटी है। जबकि एफडी में सिर्फ 5 लाख तक डीआईसीजीसी के द्वारा कवर मिलता है आपको। यहां पर पूरा का पूरा पैसा आपका सरकारी गारंटी के साथ होता है। एफडी से ज्यादा रिटर्न, एफडी जहां 6-7 मैक्सिमम दे रहे हैं, यहां पर 8% से भी ज्यादा मिल रहा है गवर्नमेंट गारंटी के साथ। इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल जाता है। अपर लिमिट कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला था शुरुआत में कि पीपीएफ में 1.5 लाख की लिमिट है, 1.5 लाख से ऊपर आप साल का नहीं डाल सकते। एससी एसएस में 30 लाख तक डाल सकते हो, उससे ऊपर नहीं। यहां कोई अपर लिमिट नहीं है, 10 करोड़ 100 करोड़ भी डाला जा सकता है अगर आपके पास है तो। अच्छा, हर 6 महीने पे कैश मिल जाता है, ये एक अच्छी बात है। 1 जुलाई और 1 जनवरी डेट फिक्स है, उस डेट को अपने आप इंटरेस्ट अमाउंट आपके बैंक में आ जाता है। रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन जैसा काम करेगा। अच्छा, अब गुड तो मैंने बता दिया, बैड भी बता देता हूं। बैड ये है कि 7 साल का लॉक इन है, लेकिन मैं इसको बैड नहीं मानता। दरअसल देखो, आपके पैसे को अगर लॉक इन मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को छेड़ोगे नहीं। तो एक तरह से ये डिसिप्लिन लाता है, तो मैं इसको बैड नहीं कहूंगा, ये अच्छी चीज है अगर लॉक इन है तो। इंटरेस्ट टैक्सेबल है, हाँ, ये आप कह सकते हो भैया जो इंटरेस्ट आपका लगेगा, इंटरेस्ट जो कमाओगे उस पर टैक्स लगेगा आपके स्लैब के अकॉर्डिंग, आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उसके अकॉर्डिंग। क्यूमुलेटिव ऑप्शन नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट यहां पे मिलता है, लेकिन क्यूमुलेटिव ऑप्शन अभी बन सकता है, अभी आएंगे हम नीचे। रेट यहां पर फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, आरबीआई का रेपो रेट वाला फंडा मैंने आपको समझा दिया। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है, ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से अच्छा है, बैड नहीं है। अगेन डिसिप्लिन लाने का काम करता है ये। अब हम आते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखो पहले फर्क समझ लो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है आपके पैसे ने जो इंटरेस्ट कमाया उस इंटरेस्ट को कंपाउंड करने का मौका नहीं मिला, और जब वो इंटरेस्ट को कंपाउंड होने का मौका नहीं मिला, यानी कि मतलब वो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कमा के नहीं ला सकता, तो पैसे की ग्रोथ कंपाउंडिंग में कहीं ज्यादा होती, सिंपल में कम होगी। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट है। अब सवाल यह है कंपाउंड हम कैसे कर सकते हैं। तो कंपाउंड आप ऐसे कर सकते हो कि हर 6 महीने पे जो इंटरेस्ट की कमाई होती है उस इंटरेस्ट को आप घर मत ले जाओ, बैंक से निकालो मत, उस इंटरेस्ट को फर्दर किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो जहां पे पैसा कंपाउंड होता है। जैसे कहां कहां कंपाउंड होता है, एसआईपी में कंपाउंड होता है, एफडी में भी कंपाउंड होता है, आरडी में भी कंपाउंड होता है। आप उस कमाए हुए इंटरेस्ट को या तो एफडी में डालते चले जाओ, आरडी डालते चले जाओ रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर एसआईपी में डालते चले जाओ, वहां पर पैसा आपका वो कमाया हुआ इंटरेस्ट कंपाउंड होता चला जाता है। अब क्या री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। री इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आपका जो पैसा इंटरेस्ट आप कमा रहे हो उस इंटरेस्ट को घर ना ले जा करके कहां कहां मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूं ताकि मेरा पैसा और कंपाउंड हो जाए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। हिस्टोरिकली अगर पास डेटा देखा जाए 20 साल का, तो 12 से 14% के आसपास इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिल जाता है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन ले सकते हो। पीपीएफ में ले सकते हो, लेकिन पीपीएफ की लिमिट है साल का 1.5 लाख। तो साल का 1.5 लाख अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो तो पीपीएफ भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि पीपीएफ में जो आप कमाओगे, जो आपको टैक्स एक्स्ट्रा कमाई होगी उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता, सॉरी इंटरेस्ट जो कमाओगे उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी लैडरिंग बोलते हैं इसको। एफडी लैडरिंग का मतलब आज जो आपने डाला मतलब हर 6 महीने पे आप नया नया एफडी खोलते चले जाओगे। जनवरी में एक नई एफडी खुली, जुलाई में नई एफडी खुली, फिर अगले जनवरी में एक नई एफडी खुली, फिर अगले जुलाई में एक नई एफडी खुली। तो ऐसे क्या होगा, जब मैच्योरिटी की बारी आएगी आप देखोगे हर 6-6 महीने पे नया नया एफडी मैच्योर हो करके आपको मिलता चला जा रहा है। इसको एफडी लैडर कहते हैं। या आरडी कर दो ऑटो पायलट में, हर 6 महीने में बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो, बैंक को बोल दो भैया जब भी 6 महीने में मेरा इंटरेस्ट आए अपने आप आरडी में उसको कन्वर्ट कर देना, तो आरडी हो जाता है। तो ये सब री इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है। आप सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं आपको। मान लो आप सिंपल इंटरेस्ट में है, मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो इंटरेस्ट आप खर्च कर देते हो, अपने घर के काम में ले लेते हो। तो 7 साल तक अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, वन टाइम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट 7 साल तक के लिए छोड़ देते हो, तो 7 साल में आपका जो टोटल पैसा होता है इंटरेस्ट समेत 15,63,000 के आसपास होता है। लेकिन अगर ये कंपाउंडिंग हो कहने का मतलब आपने जो इंटरेस्ट कमाया उसको री इन्वेस्ट करते रहो कहीं ना कहीं। और अगर हम 12% के हिसाब से मान लें, हमने आपने एसआईपी में कर दिया और 12% के अगर हम मान लें, तो 7 साल में यही